हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम के और बाकी के एप्लीकेशन यानी गॉस प्रमेय के बाकी के अनुप्रयोग देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था खोखले या चालक बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन देखेंगे ठोस कुचालक बेलन के कारण या ठोस कुचालक एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगली हेडिंग लिखेंगे ठोस कुचालक एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। आपको क्या निकाली? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली किसके कारण? ठोस कुचालक एक समान आवेशित बेलन के कारण। ठीक है, माना कि एक ठोस कुचालक बेलन इस प्रकार लिया जाता है कि XY उसकी अक्ष हो, R उसकी त्रिज्या हो तथा L उसकी लंबाई हो जिसमें आवेश Q एक समान रूप से इस प्रकार वितरित हो कि उसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q बटे पाई R स्क्वायर L हो। ठीक है, इसकी अक्ष से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या किया अपन ने? ये XY अक्ष मान ली। ठीक है, यहां पर एक बेलन बनाया, एक बेलन बनाया जिसकी त्रिज्या क्या हो गई? कैपिटल R हो गई और जिसकी लंबाई कितनी हो गई? L हो गई। ठीक है, इसके अंदर जो आवेश Q है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, किस तरह से वितरित है कि इसका जो आयतन आवेश घनत्व है, क्या आयतन आवेश घनत्व कितना है? रो बराबर Q बटे पाई R स्क्वायर L है, ये इसका आयतन आवेश घनत्व है। ठीक है, अब इस अक्ष से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब जो P है वो बाहर हो सकता है, सतह पर हो सकता है, अंदर हो सकता है। तो केस फर्स्ट आएगा यदि बिंदु P बेलन के बाहर हो, ठीक है, तो
एक्स वाई को अक्ष, आर को त्रिज्या, आर को त्रिज्या मानकर एक और बेलन बनाएंगे, एक और बेलन बनाएंगे, बेलन बनाएंगे जो गॉसियन, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति, गॉसियन पृष्ठ की भांति, पृष्ठ की भांति कार्य करें। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं किया हमने, इसमें क्या किया, एक्स वाई को क्या माना, अक्ष माना, आर को त्रिज्या माना और क्या बना दिया, एक और बेलन बना दिया। ठीक है, ये जो बेलन है वो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, ये जो बेलन है वो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब विद्युत फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर होगा समाकलन डी फाई बराबर, इधर हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ये डी फाई का तो क्या हो जाएगा, फाई ई बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा डी कॉस थीटा का, जहां समाकलन डी एस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे 2 पाई आर एल, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या बोलती है, फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरा आवेश इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, फाई बराबर सही ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्यू बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल। ठीक है, ये आपकी बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यानी बेलन के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, केस सेकंड की। ठीक है, तो केस सेकंड के लिए मैं ये हटा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप लिखते जाएंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है, नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप अपने नोट्स बनाओगे उससे अच्छा कुछ चीज नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड क्या बोल रहा है, यदि बिंदु P बेलन की सतह पर हो। केस सेकंड क्या बोल रहा है, केस सेकंड, यदि बिंदु P बेलन की सतह पर हो। ठीक है, यदि बिंदु P बेलन की सतह पर हो, यानी आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो, तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देना, तो आपका क्या हो जाएगा, E बराबर, E कौन सा, सरफेस पे, E सरफेस बराबर Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर एल, ये आपका केस सेकंड हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड, यदि बिंदु P बेलन के अंदर हो। ठीक है, यदि बिंदु P बेलन के अंदर हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम बना देता हूं। ये आपका क्या है, बेलन है। ठीक है,
ये एक्स वाई इसकी क्या है, अक्ष है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। ये जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। इसमें आवेश क्यू एक समान रूप से वितरित है कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, ऐसे आयतन आवेश घनत्व है, रो बराबर क्यू बटे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व ये है। अब इसके अंदर बिंदु पी है, कहां पर, आपकी अक्ष से स्मॉल दूरी पर, ठीक है। मतलब स्मॉल आर जो है वो लेस देन हो जाएगा कैपिटल आर। तो एक्स वाई को अक्ष, एक्स वाई को अक्ष तथा आर को त्रिज्या मानकर एक्स वाई को अक्ष तथा आर को त्रिज्या मानकर एक वेलन बनाया जाता है, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। तो इसको क्या मानो, अक्ष, और इसको त्रिज्या मान के क्या बना दो, एक बेलन बना दो, जो किसकी भांति कार्य करेगा, गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों ओर अगर समाकलन करोगे तो आपका क्या होगा सूत्र, इसको हटा देता हूं, आप ध्यान देंगे। दोनों ओर समाकलन करेंगे तो इधर होगा समाकलन डी फाई बराबर, इधर समाकलन हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। डी फाई का समाकलन फाई, ई बाहर आएगा, समाकलन होगा डी एस कॉस थीटा का, ठीक है। जहां पर समाकलन डी एस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट 2 पाई आर एल, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद गॉस प्रमेय क्या कहती है आपकी, फाई बराबर क्यू डैश बटे इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू डैश क्या है, इस बेलन के अंदर आने वाला आवेश, पूरा का पूरा आवेश अंदर नहीं आ रहा, देखो कुछ आवेश बाहर चला गया, तो आपका क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो गुणित पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, फाई बराबर रो पाई आर स्क्वायर एल बटे इप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। समीकरण 3/4 से क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर रो पाई आर स्क्वायर एल बटे इप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, तो ई बराबर रो आर अपॉन 2 इप्सिलॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। रो का मान रख दो, रो का मान क्या है, क्यू बटे पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। रो का मान क्या है, क्यू बटे पाई आर स्क्वायर एल, तो ये यहां पर रखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर के अनुक्रमानुपाती है और बाहर आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं किसमें, ई और आर के बीच में, ठीक है। तो पहले क्या आएगी, सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी, यहां पर ई अनुक्रमानुपाती है आर के, सतह पर ये अधिकतम हो जाएगी
उसके बाद ये क्या हो जाएगी, आर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो ई व्युत्क्रमानुपाती है आर के, अंदर आर के अनुक्रमानुपाती है और बाहर आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हो गई आपकी ठोस कुचालक वेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर बाहर दोनों निकाल ली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात कर रहे हैं, अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझेंगे क्या होगा। ठीक है, अगली हेडिंग आप लिखेंगे अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा अनुप्रयोग है, छठवां अनुप्रयोग है शायद गॉस प्रमेय का, है ना। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना कि एक आवेशित चादर इस प्रकार ली जाती है कि उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। तो अपन ने क्या की, एक आवेशित चादर ली, एक अनंत आवेशित चादर ली, ठीक है, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अनंत आवेशित चादर थोड़ी बड़ी सी ले लेना, नहीं तो क्या है कि डायग्राम में दिक्कत आएगी। अनंत आवेशित चादर इस तरह से ले लेना, ये आपकी अनंत आवेशित चादर हो गई। ठीक है, डायग्राम की थोड़ा सा अच्छे से बनाना, नहीं तो डायग्राम क्या है दिक्कत देगा बाद में। ठीक है, ये आपकी अनंत आवेशित चादर। ठीक है, इस पे आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब इससे आर दूरी पर एक बिंदु P लेना है जिस पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इससे इस तरफ आर दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के लिए क्या चाहिए, बल पृष्ठ चाहिए। तो
चादर की दूसरी ओर, चादर की दूसरी ओर आर दूरी पर ही एक बिंदु P डैश लिया जाता है। P तथा P डैश को अक्ष मानकर एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला बेलन बनाया जाता है जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, ये आर दूरी पर बिंदु पी लिया, इतनी ही दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में एक और पॉइंट ले लिया, क्या लिया, पी डैश ले लिया। अब पी डैश को अक्ष मानकर, ये आपका बिंदु हो गया ओ, इसको अक्ष मानकर क्या बनाते हैं, एक समान अनुप्रस्थ काट वाला बेलन बनाते हैं। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो। ठीक है, अब ये हो गया, ये बेलन की भांति कार्य करेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यहां पर भी ए हो जाएगा, यहां पर भी ए हो जाएगा, यहां पर भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या बोलता है, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। दोनों ओर समाकलन करने पर तो यहां पर समाकलन होगा डी फाई का, यहां समाकलन हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा। डी फाई का क्या हो जाएगा, ये जो बेलन है वो तीन सतहों से मिलकर बना है, एक ई एस वन कॉस थीटा वन प्लस ई एस टू कॉस थीटा टू प्लस ई एस थ्री कॉस थीटा थ्री। ठीक है, जहां थीटा वन बराबर थीटा थ्री बराबर 0 डिग्री तथा थीटा टू बराबर 90 डिग्री। देखो विद्युत बल रेखाएं किधर जाएंगी, इधर जाएंगी, तो यहां पर जो अभिलंबी इधर होगा, तो थीटा वन ये S1 है, तो थीटा वन तो कितना हो गया 0। यहां पर दूसरी सरफेस अपन ये लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही, इसका अभिलंब इधर जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा टू है वो कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं इधर जाएंगी, अभिलंबी इधर जाएगा, तो ये S3, तो थीटा थ्री कितना हो जाएगा 0, तो थीटा वन और थीटा थ्री कितना हो गया 0 और थीटा टू कितना हो गया 90, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट S1 cos 0 प्लस ई डॉट S2 cos 90 प्लस ई डॉट S3 cos 0। तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई डॉट S1 प्लस 0 प्लस ई डॉट S3, जहां S1 बराबर S3 बराबर A। ठीक है, तो आपका फाई का मान कितना होगा, तो उसको देखने के लिए इधर देखेंगे, इधर लिखवा देता हूं फाई का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई का मान हो जाएगा ई ए
प्लस 0 प्लस ई ए। तो यहां से फाई बराबर क्या हो जाएगा 2EA। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा गुणित ए। इसके अंदर आवेश चाहिए तो पूरे पर आवेश घनत्व कितना सिग्मा, बेलन के अंदर कितना क्षेत्रफल आएगा, ये केवल ए वाला आएगा, ठीक है। तो ये वाला आवेश लेना है तो क्यू बराबर सिग्मा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए बटे इप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा आपका 2EA बराबर सिग्मा ए बटे इप्सिलॉन, ए से ए कट गया तो E बराबर सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आवेशित चादर कुचालक थी, इसलिए आवेश एक तरफ का ले रहे हैं। अगर ये सुचालक होती तो आवेश घनत्व अगर सिग्मा उधर होता इधर भी होता, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या होता E बटे सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको दो सतहों का क्षेत्रफल यहाँ पर भी गुणा करना पड़ता है, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का। तो ये आवेशित अनंत आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और वो कौन सी, कुचालक। और अगर चालक आवेशित का पूछते तो यहाँ पर 2 हटा देंगे, एक केवल सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे चालक है कि सिंपल चादर दी है, चादर दी है तो इतना हो जाएगा, और चालक चादर दी है तो यहाँ पर सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट आप ले लेंगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, इसी का अनुप्रयोग है, इसी का आगे का केस है कि समांतर आवेशित चादरों के कारण समांतर आवेशित चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये ध्यान देना कि जो E है वो R पर निर्भर नहीं करती, तो जो E है वो R की घात G शून्य के अनुक्रमानुपाती होगी। ग्राफ बनाएंगे E और R के बीच में, तो ये सीधी रेखा आएगी। अगर परावैद्युतांक रख देंगे तो ये रेखा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जहां से परावैद्युतांक रखोगे, लेकिन ये सीधी रेखा आएगी, ये R से मतलब R पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। अब समांतर आवेशित चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको समझने की ज्यादा जरूरत है लिखने की बजाय, बस आपको इतना याद रखना है, अगर धन आवेशित चादर है तो दाईं ओर विद्युत क्षेत्र धनात्मक, ठीक है, और बाईं ओर विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक, और ऋण आवेशित चादर है, ठीक है, तो दाईं ओर विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक, और बाईं ओर विद्युत क्षेत्र धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक, और इसमें इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, और अगर इसको घुमा दिया जाए तो ये भी घूम जाएगा, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, और इसमें ऊपर ऋणात्मक नीचे धनात्मक। अब इस पर प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो समझो क्या होगा, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दो समान केवल विपरीत आवेशित चादरों के मध्य भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले 2 के लिए कर देता हूं, फिर मैं बाकी के लिए बता देता हूं। दो समांतर एक समान
आवेशित आवेशित चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि उन पर आवेश विपरीत हो। ठीक है, तो ये आपकी ए, इस पे सिग्मा आवेश है, ये आपकी बी, इस पे माइनस सिग्मा आवेश है। तो ए की बाईं ओर निकालते हैं, इधर निकालते हैं। ए के बाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या हो जाएगी E1 बराबर EA प्लस EB। ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर क्या होगा, धनात्मक की बाईं ओर क्या होती है, माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये सूत्र होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन आवेशित चादर कारण। ऋणात्मक के कारण ये भी इसके बाईं ओर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। इसके कारण क्या होती है, धनात्मक। तो E1 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी E2, यहां पर क्या हो जाएगी EA प्लस EB। ठीक है, तो ये EA कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ये बिंदु इसकी दाईं ओर है, तो दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, धनात्मक, प्लस ये बिंदु इसके कहां है, बाईं ओर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन, बीच में ये हो जाएगी और एक समान रहेगी। ठीक है, अब ठीक है, और B के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E3 इधर, तो ये दोनों के दाईं ओर है, तो ये हो जाएगा EA प्लस EB। ठीक है, तो आपका E3 बराबर EA दाईं ओर है, धन आवेशित कारण तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, और दाईं ओर ऋण आवेशित के कारण तो माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो E3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर दोनों समान केवल विपरीत आवेश वाली प्लेटें हैं तो बीच में विद्युत क्षेत्र रहेगा, दोनों तरफ 0 हो जाएगा। अब कई सारी प्लेटों के कारण भी आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकते हैं, जैसे ये दे दी, ठीक, सिग्मा 2 सिग्मा माइनस सिग्मा 3 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, यहां पर पॉइंट दे दिया, ये A B C D E। तो E बराबर EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED प्लस EE। ठीक है, तो EA कितना हो जाएगा, ऊपर है तो धनावेशित कारण ऊपर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, प्लस ये भी धनावेशित कारण ऊपर तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, फिर ऋण आवेशित के कारण नीचे तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ठीक है, फिर धनावेशित के कारण नीचे तो माइनस 3 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, फिर ऋण आवेशित के नीचे तो प्लस 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस वाले कितने, 4 1 3 4 2 6, 6 में से 3 गए, तो ये 3 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस पर सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं और इनको आड़ा करके मतलब खड़ा भी पूछा जा सकता है। अब लास्ट
मतलब आखिरी अनुप्रयोग है किसका, गॉस प्रमेय का। क्या है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से इसका डेरिवेशन आप देख लेंगे कि किस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, तो अगली हेडिंग है, ये इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, हमको कूलम का नियम यानी कूलम्स लॉ डेराइव करना विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति। माना कि एक आवेश Q बिंदु O पर रखा है, इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P लिया जाता है, जिस पर आवेश Q0 रखा है। O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर एक गोला बनाया जाता है जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक बिंदु O लिया, इस पे आवेश Q रखा है, इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P लिया जिस पे आवेश क्या रखा है, Q0। O को केंद्र माना, R को त्रिज्या माना, एक और गोला बना दिया। ये गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर तो ये समाकलन हो जाएगा डी फाई, यहां पर समाकलन हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा। डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई, यहां पर ई बाहर, समाकलन होगा डी एस कॉस थीटा का। यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई बाहर, ई बाहर, समाकलन क्या हो जाएगा, डीएस का कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो डीएस का समाकलन क्या होता है, एस। तो फाई बराबर ई डॉट एस, जहां एस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, सही, एस बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से
क्या हो जाएगा, E.4πr² बराबर Q बटे एप्सिलॉन। तो E बराबर Q बटे 4πε0r², ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। तो इधर नहीं लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है। तो Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q0 इंटू E। तो F बराबर Q0 Q बटे 4πε0r²। ये क्या है, कूलम का नियम। इसी को कूलम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में आपका कूलम का नियम दो तरीके से पूछा जा सकता है। क्या है, कूलम का नियम लिखिए एवं उसके लिए व्यंजक लिखिए, तो वो तो आप कूलम्स लॉ लिख देंगे। दूसरा, कूलम के नियम का गॉस प्रमेय की सहायता से सत्यापन कीजिए, तो फिर ये आपको करना है। ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, तो जितने बड़े बड़े डेरिवेशन है सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आज चैप्टर खत्म हो गया, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।